हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्विच स्टेटमेंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट है क्या? देखिए यहाँ पे जावा लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ जावा लिखा होगा आप समझ लीजिएगा सी प्लस प्लस है, क्योंकि सी प्लस प्लस, जावा और सी, इन सारे लैंग्वेज में एक ही तरह का सिंटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सारे स्विच स्टेटमेंट, लूप, ये सब एक ही तरह का सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। तो ये एक अनदर टाइप का सिलेक्शन स्टेटमेंट है। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा, तो वो सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये भी सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। तो बस इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा लाइन ये ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो इन प्लेस ऑफ चेन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का एक चेन बन जाता है, तो वहाँ पे हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्विच केस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आइए अब इसके सिंटेक्स को देखते हैं। तो देखिए ये रहा सिंटेक्स। यहाँ पे स्विच जो है ये कीवर्ड है। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट में दो कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, एक स्विच और एक केस। एक स्विच और एक केस। ठीक है, तो जो स्विच लिखा हुआ है, तो स्विच के पैरेंथेसिस में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। जनरली एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होता है, कोई भी एक वेरिएबल होता है, उसमें जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू इनमें से किसी से अगर मैच कर गया, तो जिससे मैच कर गया, मान लिया कि यहीं पे मैच कर गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जनरली यही होता है इसमें काम। ठीक है, इसको बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग जरूरत पे अलग अलग तरह से डिजाइन करते हैं इसको। तो बस अभी यही समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के जगह पर जनरली वेरिएबल होता है। अब बात आती है वेरिएबल किस टाइप का होगा। तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जनरली जो वेरिएबल होता है ना, वो इंटीजर या कैरेक्टर, इंट या कैर टाइप का ही होता है। फ्लोट टाइप का नहीं होगा। ठीक है, फ्लोट टाइप का नहीं होगा, ना ही स्ट्रिंग होगा। बात समझे? अब इंटीजर टाइप का ही होगा, मतलब इंटीजर टाइप में अब इंटीजर बड़ा या छोटा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो केस है और यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ वैल्यू के तौर पे हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। केस के साथ जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू वन, वैल्यू टू, कुछ भी, तो यहाँ पे वन टू थ्री जनरली देखने को मिलता है, या ए बी सी इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ए बी सी कैरेक्टर हो गया, वन टू थ्री वो इंटीजर हो गया। तो जनरली इंटीजर या कैरेक्टर ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो आपको सिंगल कोट में कैरेक्टर लिखना होगा, क्योंकि कैरेक्टर का नेचर ही होता है सिंगल कोट में रखना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो गया, रफ हो गया। हाँ, अब बात यह है कि यहाँ पे जो केस हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट लिखते हैं, इसके बीच में एक स्पेस होता है। इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा। और कोलोन से टर्मिनेट होता है, कोलोन से टर्मिनेट होता है, सेमी कोलोन से नहीं। इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। इसको किससे? केस जो भी हम लोग लिखते हैं उसको कोलोन से टर्मिनेट करते हैं, जबकि केस के अंतर्गत यहाँ पे हर अलग अलग सेक्शन बन जाता है। यहाँ पे केस वन का सेक्शन ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, केस टू का सेक्शन यहाँ तक हो गया। उसी तरह केस एन है, इसका सेक्शन यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक सेक्शन के अंतर्गत आप एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, या जितना भी मन करे उतना स्टेटमेंट दे सकते हैं। हर स्टेटमेंट सेमी कोलन से टर्मिनेट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। और हर स्टेटमेंट के बाद जनरली ब्रेक यूज किया जाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि ब्रेक आपको लगाना ही है। बिना ब्रेक का भी स्विच होता है, लेकिन वो दूसरे तरह से काम करना शुरू कर देता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है, ये ब्रेक कंपलसरी नहीं है। ये ब्रेक कंपलसरी नहीं है। ब्रेक आप हटा भी सकते हैं। अगर आप ब्रेक हटाते हैं तो समझ लीजिए ब्रेक नहीं लगेगा। इस चीज को समझा देते हैं ब्रेक हटाने से क्या होगा। ब्रेक हटाने से देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक और हम बनाते हैं, केस केस वैल्यू, मतलब वैल थ्री कर देते हैं। ठीक है, कर दिए। और यहाँ पे हम क्या कर दिए? ब्रेक जो भी है लगा दिए, और इसका भी कुछ स्टेटमेंट है। चलिए अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा, मान लीजिए कि वेरिएबल एन ही है, और एन का वैल्यू ये इससे मैच कर जाता है, मतलब केस टू से मैच कर जाता है, और केस टू के पास अगर ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो ये केस टू तो एग्जीक्यूट होगा ही, और केस टू के साथ साथ केस थ्री भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, मतलब ब्रेक ही नहीं लगा। और ये ब्रेक
तब तक नहीं लगेगा जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिल जाए। अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है, अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है, तो पता चलेगा ये सब एग्जीक्यूट हो गया। तो जहाँ एक एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे का सब धड़ाधड़ एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, अगर ब्रेक आपने नहीं इस्तेमाल किया है तो। बस इसी के लिए ब्रेक को लगाया जाता है ताकि एक ही काम हो, उसके बाद का काम नहीं हो। अब इतना हम डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम क्या बोले कि यहाँ से हमको क्वेश्चन डील करना है, क्वेश्चन, न कि हमको ये सीखना है कि कैसे इस पे प्रोग्रामिंग तरह तरह से करें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच जा रहा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब आप कोई वैल्यू दे रहे हैं इस एन में कोई वैल्यू दे रहे हैं, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है अगर, तब उस सूरत में डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, तब उस सूरत में डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए ये कहानी है स्विच के। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ था स्विच के अंदर, वो इस एक्सप्रेशन इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा, इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और मिल जाता है, बाइट, शॉर्ट। ठीक है, तो जावा में बाइट कीवर्ड का, बाइट इंट का छोटा रूप होता है, और शॉर्ट भाई भी इंट का छोटा रूप होता है। तो इन दोनों को अभी आप इग्नोर कीजिए, बस इतना समझिए कि इंट और कैर दोनों का यूज किया था। अब जी, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो केस का जो वैल्यू है ना, वो यूनिक लिटरल होगा। मतलब केस 1, केस 2, केस 3। मान लिया केस 2 बना रहे हैं, फिर केस 2 बना रहे हैं, फिर केस 2 बना रहे हैं, तो तीन को तो केस 2 बना दिए, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो हर केस यूनिक रहेगा, हर केस क्या रहेगा अपने आप में यूनिक। लेकिन देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि वो मस्ट बी कांस्टेंट और वेरिएबल, नहीं, नॉट ए वेरिएबल। केस का जो वैल्यू है ना, वहाँ पे कांस्टेंट होगा। हम तो ये बात को बताए ही हैं। केस केस 1, केस 2 ये सब कांस्टेंट हो गया। केस ए, केस बी अगर है, तो ए को आप अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपने ए को ऐसे लिख दिया तो ये तो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो एरर आ जाएगा। तो वेरिएबल तो आपको यूज नहीं करना है। अरे, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड स्विच टू टर्मिनेट ए स्टेटमेंट सीक्वेंस। ये लाइन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इस चीज को हम समझा दिए हैं कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाए, इसी के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर कोई भी कांस्टेंट मैच नहीं हो रहा है तो उस सूरत में डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, उस सूरत में डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। चलिए हो गया। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर इससे पहले भी हम आपको समझा दिए हैं, फिर भी यहाँ मिल जा रहा है, समझ लीजिए। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसका सिंबल ये हो गया, ध्यान में रखिएगा। एक हो जाता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा हो जाता है कोलोन, ये दोनों मिलाकर टर्नरी ऑपरेटर बनता है। इसको टर्नरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीन गो स्टेटमेंट लेता है। स्टेटमेंट 1 में कंडीशन रहता है, स्टेटमेंट 2 में ट्रू स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट बोलिए, और यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट रहता है। मतलब ये हो गया ट्रू सेक्शन, ये हो गया ट्रू सेक्शन, ये हो गया फॉल्स सेक्शन, ये हो गया फॉल्स सेक्शन। अगर ये ट्रू, मतलब ये ट्रू हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बस यही छोटा सा बात है। और इसको इफ एल्स के जगह पे यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हैं इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। क्या है? इफ एल्स का अल्टरनेटिव है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब अल्टरनेटिव। आ जाइए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है लूप की, तो इसी वीडियो में लूप को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आइटरेशन स्टेटमेंट लिखा है, इसको इसको आइटरेशन स्टेटमेंट लिखा है क्योंकि आइटरेशन आइटरेशन लूप, देखिए जनरली हम लोग लूप 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 करते हैं। ठीक है, आइटरेशन कोई नहीं बोलता है, लेकिन लूप या आइटरेशन बात एक ही चीज है। लूप का मतलब होता है कि एक लूप बन गया, एक साइकिल बन गया, और वो साइकिल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तब तक चल रहा है जब तक कि कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक दिया गया कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, तो उसी को आइटरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर लूप है तो उसको और पावरफुल बना देता है, पावरफुल बना देता है। देखिए लूप में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे देते हैं। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब कि एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, या जितना भी स्टेटमेंट आप उसको दे दीजिए। तो मान लीजिए कि आपने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, और इस पे कंडीशन लगा दिया।
आपने एक कंडीशन लगा दिया, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा ये सारा काम हो जाए, जब तक ट्रू है ये सारा काम हो, जब तक ट्रू है ये सारा काम हो। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो, इससे मतलब कि इसके अंदर हम ना घुस के एकदम इसके बाद आ गए, मतलब इसके पार। ठीक है, तो जब कंडीशन फॉल्स होता है ना, तो लूप से हम लोग बाहर निकल जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो लूप का कंसेप्ट यही है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप इसको देते हैं और उसके ऊपर एक कंडीशन डाल देते हैं, और वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक वो काम होते रहता है। और उस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए आप कुछ सेटिंग कर देते हैं कि हर बार एक एक बढ़े या एक एक घटे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आप लूप को यूज करते हैं तो 4 स्टेप में यूज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, एक इनिशियलाइजेशन करना होता है, फिर इवैल्यूएशन मतलब कंडीशन एक लगा देते हैं, उस कंडीशन को इवैल्यूएट करना होता है, फिर जो भी आप लूप के अंदर दिए हैं वो सारे चीज को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, वो तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू है। ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको करना होता है, या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट करके आप कंडीशन फॉल्स करते हैं या डिक्रीमेंट कर करके कंडीशन फॉल्स करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अब लूप देखते हैं, लूप कितने प्रकार का है। ठीक है, सबसे पहले फोर लूप है, नहीं फोर लूप से पहले हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वाइल लूप को देखेंगे। तो वाइल लूप कहाँ गया, वाइल लूप यहाँ है। चलिए, वाइल लूप है, तो वाइल लूप देखिए, वाइल लूप यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलग से आपको एक जगह लेते हैं, यहाँ हम खुद से यहाँ पे वाइल लूप बनाते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, लूप 3 तरह का होता है, वो हम लोग देख लेंगे आगे चलकर, पहले हम वाइल लूप को कवर करते हैं। तो वाइल लूप जो है ना, जैसे कि एक वाइल कीवर्ड होगा और इसका पैरेंथेसिस होगा, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, कंडीशन। हम सिंटेक्स लिख देते हैं, और इसका बॉडी होगा, ये कर्ली ब्रेसेस इसका बॉडी शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। चलिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट। एक या अनेक स्टेटमेंट हो सकता है। देखिए, ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू ट्रू रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये फॉल्स कर जाएगा तब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और लूप से आप बाहर आ जाइएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाइएगा। अब ये लूप से आप बाहर निकल गए हैं, पार कर गए हैं लूप को। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि कंडीशन ट्रू और कंडीशन फॉल्स आप कैसे चेक कीजिएगा। तो उसको चेक करने के लिए कहीं से तो आप स्टार्ट कीजिएगा ना, कहीं से तो स्टार्ट कीजिएगा ना, तब ना कहीं पहुंचिएगा। तो स्टार्ट कर, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन जरूरी है। इनिशियलाइजेशन ये स्टार्टिंग तय करता है। कंडीशन, एक कंडीशन होगा, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप इसी तरह समझ लीजिए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग देखिए, जो भी होता है इनिशियलाइजेशन, ये क्या करता है, स्टार्टिंग तय करता है, स्टार्टिंग। और कंडीशन हमेशा एंडिंग तय करता है, एंडिंग कहाँ पे जाके एंड करना है। कंडीशन हमेशा एंडिंग तय करता है। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, ये हर बार एक बढ़ता है। हर बार क्या होता है, मतलब कि ये एंडिंग के तरफ आपको बढ़ाता है। एक काम होगा फिर एक बढ़ा देगा, दोबारा काम होगा फिर 2 कर लेगा, फिर काम होगा 3 कर लेगा, इसी तरह से बढ़ाएगा या घटाएगा। अब घट घट मतलब एक एक कम करते जाइएगा तो भी एंड पोजीशन पे पहुंच जाइएगा, या एक एक बढ़ाइएगा तो भी एंड पोजीशन पे पहुंच जाइएगा। ये आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या जरूरी है, एक लूप के लिए क्या क्या जरूरी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, 3 चीज, पहला, दूसरा, तीसरा। और दुनिया का कोई भी लूप हो, ये 3 रहेगा ही, ये 3 रहेगा। तो फोर लूप में भी ये तीनों देखने को मिलेगा, वाइल लूप में भी तीनों देखने को मिलेगा, डू वाइल में भी ये तीनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब देखिए, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो ये वाइल लिखा हुआ है, ये जो वाइल कंडीशन है, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से काट के नीचे लाकर रख देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, नीचे ला के रख दिए,
और एक वो होता है कि इसमें इसके सिंटेक्स में यहाँ पे सेमीकोलन होता है। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेमीकोलन होता है। तो अब कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या हो गया, अब पहले आपका काम होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। मतलब कंडीशन चेक होने से पहले एक बार काम तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं डू वाइल को, और यहाँ पे एक डू लगा दिया जाता है, ये चीज हम मिस कर गए। डू मतलब ये काम पहले करो, फिर कंडीशन चेक होगा। तो एक बार तो पहले काम तो हो ही जाएगा, अगर कंडीशन पहली बार में भी फॉल्स होता है तो एक बार तो काम हो ही जाएगा। तो डू वाइल लूप को हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, और वाइल लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और फॉर लूप को भी बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। अब देखिए, हमने वाइल लूप से डू वाइल लूप को कैसे डिजाइन कर दिया ये देख लिए। अब देखिए फॉर लूप में क्या होता है। फॉर लूप में क्या होता है कि ये जो भी इंक्रीमेंट है, इनिशियलाइजेशन है, और कंडीशन है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये सब एक लाइन में लिख दिया जाता है। तो अब उसके सिंटेक्स को हम लिख देते हैं यहीं पे, थोड़ा सा जगह लेके थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाँ। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फोर कीवर्ड, ये इनिशियलाइजेशन उठ के यहाँ आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन, और फिर सेमीकोलन देते चलिएगा। यहाँ पे भी सेमीकोलन है, यहाँ पे भी सेमीकोलन है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और कर्ली ब्रेसेस आपका ये हो गया, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज आपका ये हो गया, और यहाँ से हम आपको ये मिटा देते हैं, बस। तो यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऊपर जगह ले लिया ना। अब देखिए, अब ये हो गया आपका फोर लूप का। देखिए यहाँ से इनिशियलाइजेशन भी हटा दीजिए, क्योंकि इनिशियलाइजेशन घुस गया फोर लूप के अंदर ही। तो देखिए इनिशियलाइजेशन फोर लूप के अंदर घुस गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फोर लूप के अंदर घुस गया, अब कंडीशन तो बेचारा लूप के साथ था ही, तो कंडीशन भी इसके अंदर घुस गया। तो तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, या लिखने में भी थोड़ा आसान होता है, समझने में भी थोड़ा आसान होता है। तो देखिए फोर लूप का तीन वो सेक्शन, ये हो गया पहला सेक्शन, ये हो गया दूसरा सेक्शन, ये हो गया तीसरा सेक्शन। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि फोर लूप में पहला सेक्शन किस चीज का है, तो इनिशियलाइजेशन, ये हमेशा इनिशियलाइजेशन के लिए फिक्स रहता है, और ये कंडीशन के लिए हमेशा फिक्स्ड है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हमेशा फिक्स्ड है। तो फोर लूप का भी सिंटेक्स आप ध्यान रखिए, फोर लूप भी एंट्री कंट्रोल, और वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल, लेकिन डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो ये सारा बात हम आपको समझा दीजिए। चलिए अब चलते हैं, धड़ा अब इस चीज को देखते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग वाइल को कवर करते हैं, और क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए ठीक है। तो देखिए वाइल लूप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या है। तो वाइल लूप का ये हो गया आपका सिंटेक्स, जो कि सिंटेक्स पे चर्चा हो ही गया है। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, वाइल लूप जो होता है, ये कंडीशन को पहले ही इवेलुएट करता है, ठीक है। कंडीशन को पहले ही इवेलुएट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तब वाइल का जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वाइल का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे वाइल का कंडीशन अगर फॉल्स होता है, तो आपका जो भी प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जस्ट लूप के इमीडिएट बाद चला जाता है। मतलब कि यहाँ से अंदर से निकल के यहाँ आ जाएगा, और फिर इसके आगे भी अगर कोई कोड हो तो वो भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये कह रहा है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट डू वाइल का भी है, ठीक है। आ जाइए डू वाइल पे, ठीक है। डू वाइल में क्या होता है, पहले काम होता है, ठीक है, और फिर बाद में कंडीशन चेक होता है। तो ये कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही जाता है। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि कम से कम एक बार, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक बार कौन लूप एग्जीक्यूट कर देता है, तो डू वाइल लूप। अब हम लोग आते हैं फॉर लूप पे, आ जाइए फॉर लूप पे। देखिए ये फॉर लूप हो गया, फॉर लूप में ये हो गया इनिशियलाइजेशन सेक्शन, ये कंडीशन सेक्शन, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन, ठीक है। ये हो गया। एक चीज हम आपको बता देते हैं, अगर आपने इनिशियलाइजेशन यहाँ कर लिया है फॉर लूप के ऊपर, तो आप इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ब्लैंक ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इस सेक्शन में कुछ नहीं लिखिएगा, बस उसी तरह छोड़ दीजिए। कंडीशन यहाँ पे रहेगा, अगर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बॉडी में कर लिया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, सेक्शन रहेगा,
खाली छोड़ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आता है, इस तरह से देखिए अभी बना रहे हैं हम, ऐसे बना देगा और कहेगा कि ये वैलिड एक्सप्रेशन वैलिड सिंटेक्स है। हाँ, तो ये वैलिड सेक्शन सिंटेक्स है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे देगा। कहेगा क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, तो हाँ बिल्कुल एग्जीक्यूट कर जाएगा ये। देखिए यहाँ पे ये सेक्शन खाली है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन एक लिख लीजिएगा, कंडीशन हम सी लिख देते हैं। मतलब कि हम इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन को खाली छोड़ दिए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सेक्शन खाली छोड़ दिए और कंडीशन में एक दे दिए, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है। चलिए ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है ये हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होता है ये आपको समझा दिए हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है ये भी हम आपको समझा दिए। तो दिया हुआ है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, जो अच्छा लगे उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।